देखो अपन ने क्या किया था, अपन ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी थी। अपन ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी थी, और जो डेफिनेशन है उसके अंदर मैंने क्या लिखवाया था आपको, डेफिनेशन में मैंने आपको लिखवाया था कुछ एक वर्ड इंपॉर्टेंट थे इसकी डेफिनेशन में। अगर आपने ध्यान से इसकी डेफिनेशन पढ़ी तो आपने लिखा था कि जो रिफ्रैक्शन है ये कब होता है, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आए। लाइक एयर है और एयर से ग्लास में आ रही है, ग्लास है ग्लास से वाटर में आ रही है ना, वाटर है वाटर से किसी और लाइक डायमंड में जा रही है, तब जाकर के रिफ्रैक्शन होगा। माने कि इसके अंदर आप समझो कि कम से कम टू मीडियम होने चाहिए, और वो जो टू मीडियम है वो कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, टू होने चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी ओपेक हुआ, अगर एक भी ओपेक हुआ, लाइक मान लो अगर ये वाला जो मीडियम है ये ओपेक हुआ, ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, तो लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। ये रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर नहीं बनेगा अपना, ये कौन सा चैप्टर बन जाएगा, रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर बन जाएगा अपना। तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अपन ने एक वर्ड यूज किया था ओब्लीक, अपन ने एक वर्ड यूज किया था ओब्लीक, OBLIQUE, जनरल वर्ड है ये। ओब्लीक का मतलब क्या होता है, टेढ़ा, ठीक है। अब ओब्लीक का मतलब टेढ़ा होता है, तिरछा होता है। तो यहाँ पे ओब्लीक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस, मैंने आपको कहा था अगर अपन ने इसकी डेफिनेशन जो है उसमें से ओब्लीक वर्ड अगर हटा दिया, इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर से ओब्लीक वर्ड मैंने अगर रिमूव कर दिया, तो वो डेफिनेशन काम की ही नहीं रहेगी, वो डेफिनेशन वैलिड ही नहीं रहने वाली। क्लियर। ये अपन ने कुछ बातें करी थी जो कि कल की क्लास की है, और डेफिनेशन थी क्या, वेट अ मिनट, यस। तो डेफिनेशन ये थी कि भाई व्हेन अ लाइन ट्रेन travels obliquely या enters obliquely from one transparent medium to another, then its path changes, इसका जो रास्ता है वो बदल जाता है, या तो अपने से पीछे हो जाता है या अपने से आगे हो जाता है, यानी कि या तो नॉर्मल की तरफ चला जाता है या नॉर्मल से दूर चला जाता है। ये दो रास्ते इसके पास खुलते हैं। तो बट पुराना रास्ता नहीं रहता, इसी फिनोमिना को अपने रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये अपन ने कर लिखा, और फिर अपन ने लिखा था इसका रीजन। नंबर 1 पे लिखी थी डेफिनेशन, नंबर 2 पे अपन ने कर लिखा था रीजन, कि इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, ये हो क्यों रहा है ऐसा, जो इसका रास्ता बदल रहा है वो रास्ता बदल क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो रीजन क्या था इसका, इसका रीजन था कि द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। मैंने आपको एयर की या वैक्यूम की, वैसे दोनों की थोड़ी अलग अलग होती है, बट अपन नियरली सेम लेके चलते हैं। इसकी स्पीड बताई थी, इसकी होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट नहीं भूलनी किसी भी क्वांटिटी की। और फिर आपको ग्लास के बारे में बताया था कि जो ग्लास है ना, इसके अंदर स्पीड कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो कितना ज्यादा फर्क आ गया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो बहुत कम स्पीड हो जाती है ग्लास में आने के बाद में। और ये भी आपको कहा था कि आपको जब इनको कंपेयर करना है तो ऐसा नहीं देखना कि भाई सर वहां पे तो 3 था, यहाँ पे 2 हो गया, बस एक का ही तो फर्क आया। बट पीछे देखो कि इसके अंदर 10⁸ है, तो फर्क कितने का आया है, 10⁻1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना फर्क आ गया इसमें। क्लियर, यहां तक बातें क्लियर आपको। अब इसके बाद से अपने चलेंगे आगे। आज और क्या किया था कल अपन ने, कल अपन ने डेली लाइफ एग्जांपल कुछ डिस्कस किए थे, कुछ सही में करके देखा था। पानी वाला ग्लास लिया था, उसके अंदर पेन डाल के देखा था, है ना, एक ब्रश डाल के देखा था। और एक एक्टिविटी आपको कही थी कि वो मैजिक कॉइन वाली एक्टिविटी आप कर सकते हो, कि कॉइन दूर जा रहा है, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, बंद हो गया दिखना, जैसे पानी डाला वो दोबारा से दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ किया था अपन ने। तो अब आप नोटबुक निकाल लो और उसमें लिखना स्टार्ट करें। डेफिनेशन लिख लिया आपने, रीजन लिख लिया आपने। अगर किसी ने डेफिनेशन या रीजन नहीं लिखा हुआ तो वो उसके लिए 5-6 लाइन छोड़ दे, ठीक है, और उसका आगे से लिखना स्टार्ट करें। पहले ये लिख देते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स।
डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि असल जिंदगी में जो रिफ्रैक्शन होता है उसके क्या एग्जाम्पल हैं, जो असल जिंदगी में रिफ्रैक्शन होता है उसके कुछ एग्जाम्पल आपके पास हैं या नहीं है। तो जस्ट मार्क द हेडिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें कौन से एग्जाम्पल देने हैं, जो भी आपने कल डिस्कस करे थे, है ना, या जो भी आपने देखे हैं असल जिंदगी के अंदर, और हर किसी के साथ डायग्राम बना दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, लाइक सबसे पहले अपन ने क्या देखा था कि अगर एक पानी का गिलास है, उसके अंदर, अभी मेरे पास ऑन द स्पॉट अभी नहीं पड़ा, कल दिखाया आपको, पानी वाला ग्लास है, उसके अंदर अगर पेन डाल दिया जाए या स्ट्रो डाल दी जाए या कोई भी इस तरह सिलेंड्रिकल चीज डाल दी जाए, तो वो क्या होता है, उसके सरफेस पे वो टिल्ट दिखाई देता है। ठीक है, ये जो है, कुछ एक वर्ड भी आपको याद रखना है, इस वाले को अपने बोलेंगे इंटरफेस। इंटरफेस क्यों बोला, क्योंकि ये बाउंड्री है, इसके नीचे नीचे तो क्या है, वाटर, और इसके ऊपर ऊपर क्या है, एयर, तो ये बाउंड्री है, तो इसको इंटरफेस कह देते हैं। अगर इसके अंदर पेन रखा हुआ कोई लाइक दिस, बट वो यहां कैसा दिखता है, कुछ इस तरह, है ना, एक तो थोड़ा शिफ्ट हुआ दिखेगा और एक थोड़ा थिक दिखेगा। ठीक है, एक थोड़ा, स्नेहा से सर आप 2 केसेस करवा रहे थे रिफ्रैक्शन, हम बिल्कुल करेंगे। अगर आपने हेडिंग लिख दी है तो एक अलग बात है, वहां पे कमेंट्स में लिख देना, वो भी करेंगे, इसके जस्ट बात वही करेंगे। अगर हम स्ट्रो डाल रहे हैं तो स्ट्रो क्या होती है, इस इंटरफेस पे थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है और उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो एग्जांपल के अंदर पहला एग्जांपल लिखो, स्ट्रो इन अ ग्लास ऑफ वाटर, स्ट्रो इन अ ग्लास ऑफ वाटर। आराम से करेंगे अपने सारा काम, बट बढ़िया तरीके से करेंगे। स्ट्रो इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आपकी डायग्राम बना देना, साथ में डायग्राम भी दिख रहा है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है वो अपन लिख देते हैं, लिखते हैं कि the size of straw increases, or you can say the thickness increases, and also it appears to be tilted, it appears to be tilted, हिला हुआ, it appears to be tilted, ये हिला हुआ लगता है ऐसे, it appears to be tilted at the interface, at the इंटरफेस। ठीक है, आप हेडिंग बनाओ, आप डायग्राम बनाओ और आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो, फटाफट से लिखो। और डायग्राम बनाते वक्त बस ये ध्यान रखना कि थोड़ी सी स्ट्रो इससे बड़ी बन जाए, नीचे वाली थोड़ी, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी, और थोड़ी स्टिल्टेड होनी चाहिए उससे। जैसे आप लिख लो, गिव मी यस। यस सर। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, स्ट्रो इन अ ग्लास ऑफ वाटर। इसके बाद अपन ने क्या किया था, अपन ने लिया तो पानी वाला गिलास ही था, उसके अंदर क्या डाल के देखा था, एक लेमन। अपन ने बात की थी उन लोगों की जो लोग ये गन्ने का जूस बेचते हैं, है ना, जो ये स्ट्रीट वेंडर्स, अपन ने बात की थी कि वो लोग अपने से ज्यादा रिफ्रैक्शन का यूज करते हैं। अपने तो सपोज अब पढ़ रहे हैं तो इस क्लास से पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कॉपी में पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में करके आ जाएंगे, फिर 11th क्लास का काम करेंगे, फिर 12th का काम करेंगे। बट वो लोग रिफ्रैक्शन को जीते हैं हर रोज, उनकी दुकान की जो डेकोरेशन है वो रिफ्रैक्शन पे ही टिकी हुई है। अदरवाइज उनकी दुकान में जो उनकी वो रेडी है उस पर डेकोरेशन का कोई और सामान ही नहीं होता। क्या डेकोरेशन का सामान होता है, एक तो उन्होंने रेड से कलर का कोई कारपेट वगैरह बिछा रखा होता है अपनी, है ना, और दूसरा ग्लास के अंदर पानी, पानी के अंदर नींबू डाल रखे होते हैं, 1 2 3 जितने भी आ जाए, या ग्लास का साइज जो भी है, और फिर उसके ऊपर कुछ पुदीने के पत्ते रखे होते हैं उन्होंने। तो ये जो डेकोरेशन है, इसके अंदर काम कौन आ रहा है, इसके अंदर काम आ रहा है रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना। तो आप लिखोगे सेकंड नंबर पे, स्ट्रो इन अ ग्लास ऑफ वाटर के जगह आप लिख सकते हो लेमन।
लेमन भी लिख सकते हो और एग भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे। जो वेजिटेरियन है वो लेमन लिख ले, जो एगिटेरियन है वो एग लिख ले, ठीक है। इन ये दोनों लिख ले तो दोनों लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया, इन अ ग्लास ऑफ वाटर। नहीं सर मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो एग खाता भी नहीं और लिखता भी नहीं, तो फिर आप लेमन लिख देना। लेमन भी नहीं लिखना तो बॉल लिख देना। कोई भी एक स्फेरिकल चीज अगर पानी के ग्लास में डाल देंगे तो उसका साइज बड़ा दिखेगा, बड़ा हो नहीं जाएगा, बड़ा दिखेगा। और एक हर एक चीज पे आप नोट क्या करो, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा था, अभी तो मिटा दिया, अपीयर्स टू बी टिल्टेड। ये टिल्ट होया हुआ दिखता है या लगता है, होता नहीं है सही में। टिल्ट हुआ मतलब होता हुआ लगता है, होगा तो नहीं सही में। ये हेडिंग होगी हमारे पास। इसका आप डायग्राम बनाओ, तो इसका कोई खास डायग्राम होकर दिखेगा नहीं अपने को, क्योंकि जितना दिख रहा है उतना ही दिख रहा है। एक्चुअली हो सकता है कि उससे थोड़ा छोटा हो, तो इसका डायग्राम रहने देना पे तो। या अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि इससे थोड़ा छोटा सर्कल बाहर और थोड़ा बड़ा सर्कल अंदर। जब ये अंदर गया तब ये बड़ा दिख गया, ऐसा आप दिखा सकते हैं, ठीक है। डायग्राम से हमारी मेमोरी जो है वो बेटर हो जाती है। आपको लाइन याद रहे ना रहे, ये डायग्राम इजीली याद रह जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, the size of lemon or the egg or the bowl or the whatever you write of lemon slash egg appears to be increased, appears to be increased, बड़ा हुआ लगता है, होता नहीं, लगता है, appears। आपको कहा था रिफ्लेक्शन ऐसा ही फिनोमेना है जिसके अंदर जो होगा वो तो लगेगा नहीं, और जो लगेगा वो होगा नहीं, उल्टा काम है इसके अंदर, ठीक है। ये हमने लिख लिया होगा, सिंपल सा था ये तो। डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर सेकंड वाला अपन ने लेमन या एग डाल दिया ग्लास ऑफ वाटर में और लिख दिया कि साइज जो है वो बड़ा हुआ दिखता है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही काम है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको इस तरह से लिखा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे वे में लिखवा रहा हूँ क्योंकि अपने प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। बट अगर एग्जाम में आ गया, सपोज 1 मार्क के अंदर 2 आपसे एग्जांपल पूछ लिए, तो आपको सिर्फ लिख के आना है। लाइक आपसे पूछ लिया राइट द 2 डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप लिखोगे 2 एग्जांपल्स आर, नंबर 1 व्हेन लेमन इज, when we see a lemon in a glass of water its size appears to be increased, बस एक ही लाइन में लिखा होगे। और दूसरा when a straw is added to a glass of water its size appears to be increased and it appears to be tilted at the surface। माने कि वहां पे आप सिर्फ इस तरह से लिख के आओगे, वहां पे आप प्रॉपर एक हेडिंग बनाओ, फिर उसके अंदर लाइनें लिखो, फिर एक डायग्राम बनाओ, ऐसा कुछ करने की खास जरूरत नहीं है। हाँ, कंबाइन आप डायग्राम बना सकते हो इन दोनों का। एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर करते रहा करो, सोचते रहा करो। जब भी कोई टॉपिक कर रहे हो ना तो उसको इस तरह से आप सोचो कि अगर ये एग्जाम में आए तो मैं उसमें कैसे करके आऊंगा, कैसे हमें उसको बेस्ट से बेस्ट दिखा करके आना है, ठीक है। एक साथ दोनों डायग्राम बना सकते हो, लाइक स्ट्रो का भी बना दिया और इसके अंदर अपन ने लेमन का भी बना दिया। आपको मैंने बताया पहले भी कि सीबीएसई ने कह रखा है एग्जामिनर्स को एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा थिंग। तो एक्स्ट्रा थिंग है तो आपको अगर आपने थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ भी कर दी, ये 3 पॉइंट्स लिखने थे 2 पॉइंट्स लिख दिए, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। ये कुछ बातें हमको याद रखनी है। अच्छा, और क्या किया था अपन ने, कॉइन वाला किया था अपन ने। तो थर्ड एग्जांपल लिखो कॉइन, फिर अपन चलते हैं उस पे। 2 केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड है कॉइन इन अ ग्लास ऑफ वाटर। डालना सब कुछ ग्लास ऑफ वाटर में, कॉइन इन अ ग्लास ऑफ वाटर। अब कॉइन के साथ क्या होता है ये आपको बताया था कि इफ दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर या बीकर हो या कुछ भी हो, तो इसके अंदर अगर कॉइन यहाँ रखा हो, अगर अपन ने कॉइन जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, बट जैसे आप इसके अंदर पानी डाल दोगे तो इसकी पोजीशन आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, इसकी पोजीशन कहीं यहाँ दिखाई देगी, ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज रियल पोजीशन एंड पोजीशन तक दिख रहा है, दिस इज रियल पोजीशन एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड अपरेंट पोजीशन। अपरेंट माने नकली,
दिस इज कॉल्ड अपरेंट पोजीशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द क्वीन appears to be raised, बस appears to be raised, थोड़ा सा उठा हुआ लगता है, अपनी पोजीशन से ऊपर लगता है, मैंने कि है तो यहाँ पर दिखेगा यहाँ, जहां दिख रहा है वहां पे है नहीं, और जहां पे है वहां पे दिखाई नहीं दिया। तो डायग्राम बना लेना, इसमें तो जरूर लिख लेना रियल पोजीशन और इसमें लिख लेना अपरेंट पोजीशन। फटाफट करो इसको, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। यस सर। वेरी यस सर। नो सर, नो सर। वेरी फास्ट। चलिए ये हटा देते हैं। अब उसके बाद चलते हैं अपने हैशटैग नोट। कई दिनों से लिखा नहीं पर नहीं हैशटैग नोट, इस पर चलते हैं। हैशटैग नोट, इसके अंदर अपने कुछ खास बातें करते हैं। अब तक तो आपने लिख लिया होगा। अभी मुझे जो 2 केसेस करवाने हैं, जो अपने वैसे डिस्कस कर चुके हैं कल वाली क्लास में, बट फिर से आज थोड़ा अच्छे से कर लेंगे अपने, कि जो 2 केसेस हैं रिफ्रैक्शन के, उसके अंदर 2 केसेस थे कौन से, लाइक एक रेयर से डेंसर वाला और एक डेंसर से रेयर वाला। ऐसे 2 केस किए थे अपन ने। लाइक अपन ने कहा था कि एक बारी जो है लाइट अगर एयर से वाटर में जा रही है या एयर से ग्लास में जा रही है तो क्या होगा, और अगर ग्लास से एयर में जा रही है तो क्या होगा। इन 2 केसेस में फर्क क्या है, लाइट पहले एयर में ट्रैवल कर रही थी और बाद में इसको ट्रैवल करना है ग्लास में, माने कि ज्यादा भीड़ वाले एरिया में। कल मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि अगर आप, बारिश वाला सीजन है ना, तो सीजनल एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आप खुली रोड पे चल रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, है ना, साइकिल का ट्रेंड ज्यादा है वैसे आजकल, वापस आ रहा है। तो अगर आप खुली रोड पे चला रहे हो, अचानक से सामने किसी रोड पे आपको पानी भरा हुआ दिखता है, तो वहां पे आपका मोशन कैसा होएगा, उस खाली रोड जितना ही होगा क्या, नहीं, बदल जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो नहीं पूछा, उसमें सोचना भी नहीं अपने को, तो कुछ चेंज आएगा। वैसा ही एयर कैसी है, आप खुद भी माइंड के अंदर सोच सकते हो। एयर हल्की चीज है और ग्लास थोड़ी हैवी चीज है ना, तो ये हल्के से हैवी में जाने वाला काम। तो हमने कल 2 टर्म्स डिफाइन करी थी। एक जो टर्म थी उसे अपन ने कहा था रेरर, रेरर मीडियम, और एक टर्म अपन ने डिफाइन करी थी उसको कहा था डेंसर। ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये कंपैरेटिव टर्म्स है, ये भी आपको बताया, थोड़ी इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस करी थी अपन ने कि गुड बेटर बेस्ट। तो अर वाली जो चीजें आती हैं ये किसमें आती है, कंपैरेटिव डिग्री में आती है ना। तो हमेशा 2 को जब कंपेयर कर रहे होंगे तो एक को अपने कहेंगे कि ये थोड़ा सा रेयर है और एक को कहेंगे ये थोड़ा सा डेंसर है। तो हमेशा कोई एक बनेगा आर और एक बनेगा डी, एक बनेगा रेयर और एक होगा डेंसर। तो ये आपको पता करना पहली बात तो, कि क्या आप पता कर पाते हो रेयर कौन सा है और डेंसर कौन सा है। इन दोनों की जोड़ी में ग्लास कैसा होगा, डेंसर, और एयर कैसी होगी, रेयर। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी कम हो उसे रेयर कहेंगे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो उसे अपन डेंसर कहेंगे। ओके, और बस यही चीज अपन लिखेंगे नोट में, फिर उसके बाद अपन केस करेंगे। तो लिखते हैं हैशटैग नोट, उसके अंदर लिखो रेयर। रेयर क्या है, या रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब क्या है, द मीडियम हैविंग, the medium having comparatively the medium having comparatively less density, ब्रैकेट में लिख लेना ऑप्टिकल डेंसिटी। पहले आप लिख लो इसको, फिर मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि ये क्या मतलब है इसका ऑप्टिकल डेंसिटी। फिर अपन लिखेंगे डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम किसे कहते हैं,
और आई थिंक ये मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। डेंसर मीडियम के अंदर आपको जस्ट एक वर्ड चेंज करना है, द मीडियम हैविंग कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी। बस लेस की जगह पे आपको यहाँ पे वर्ड लिखना है हाई, बाकी डेफिनेशन एज इट इज। ठीक है, लिखो इसको फटाफट एंड फिर अपन समझते हैं। लिखें जल्दी से। Sir, done. Yes, sir. लिख लिया। देखो ऑप्टिकल डेंसिटी वैसे थोड़ी सी डिफरेंट टर्म होती है डेंसिटी से। डेंसिटी टर्म अपन लोगों ने पढ़ रखी है 9th क्लास के अंदर। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मीनिंग होता है कि सेम वॉल्यूम सेम जगह अगर अपन अलग अलग सब्सटेंस को दें तो उसका कितना कितना मास उसके अंदर आएगा। फॉर एन एग्जांपल अगर बिल्कुल इजी वे में समझना है तो मैं ये एग्जांपल लेता हूं मैं हमेशा कि आपको अगर चेक करना है किसकी डेंसिटी कम है किसकी डेंसिटी ज्यादा, तो कोई भी एक अपना एक फेवरेट ऑब्जेक्ट आप अपने पास माइंड में फिक्स रखो। लाइक मेरे लिए डस्टर है, ठीक है, तो ये जो डस्टर है इसको इमेजिन करना आसान है। इस डस्टर को मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या जो अलग अलग मटेरियल है उसका बना लूंगा इमेजिनेशन में कि सपोज मुझे एयर, अच्छा डायग्राम हटा दिया मैंने, एयर और ग्लास की डेंसिटी कंपेयर करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक बार इस डस्टर को एयर का बना दूंगा, एक बार इस डस्टर को ग्लास का बना दूंगा। तो अब सोचो किस केस में हैवी होगा ये डस्टर? ऑब्वियसली ग्लास वाले केस में। एयर वाले में तो आप मान के चलो ये बना ही हुआ इसके ऊपर, क्योंकि एयर वाले का तो कुछ भी वेट होगा ही नहीं, है ना के बराबर। और अगर ये ग्लास का होगा तो ऑब्वियसली अभी तो ये वुड का है, इससे भी ज्यादा वेट होने वाला है इसका, है ना। तो आप ये चेक कर लो दोनों को सेम वॉल्यूम देकर के जिसका मास ज्यादा आता है, जिसका मास ज्यादा आता है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। वो डेंसिटी का चक्कर था। ऑप्टिकल डेंसिटी वैसे थोड़ी सी डिफरेंट टर्म होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, ऑप्टिक्स आपको मैंने एक वर्ड बताया था, ऑप्टिक्स वर्ड होता है फिजिक्स। जैसे साइंस है, साइंस के अंदर आपको पढ़ रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वैसे ही फिजिक्स के अंदर आगे ब्रांचेस होती हैं। फिजिक्स के अंदर आगे बहुत सारी ब्रांचेस होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, डैश 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 बहुत सारी होती है। तो उसके अंदर जो ऑप्टिक्स वाली ब्रांच है, ऑप्टिक्स का मतलब वेयर वी डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स अगर आप कहीं लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जो कि लाइट की स्टडी से डील करती है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि लाइट की जो रूम है, इस रूम में से अगर लाइट जाना चाहे तो कितना आराम से जा सकती है। ओके, और जैसे अपन ने बात करी कि एक एयर है और एक ग्लास है, किसमें लाइट बहुत आराम से जा सकती है, एयर में से या ग्लास में से? तो वो तो अपन ने स्पीड से ही आइडिया लगा लिया होगा कि एयर में स्पीड 3 × 10⁸ थी, इसमें 2 × 10⁸ थी। मीटर पर सेकंड को नहीं बोलना भाई। तो आप देख लो कि इसके अंदर उसकी लाइट की स्पीड जो है वो कम होगी, इट मींस यहाँ पे चलने में उसको दिक्कत आ रही है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट को कितना इजी हो रहा है चलने में, वहां पे डेंसिटी कम होगी। लाइट को चलने में जितनी मुश्किल हो रही है, जितनी ज्यादा परेशानी आ रही है, डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। बट ये आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखोगे ना, अगर आप एनसीईआरटी वाली बुक देखोगे तो उसके अंदर भी आपको लाइन लिखी हुई मिलेगी, येलो बॉक्स में मिलेगी आई गेस, लेफ्ट पेज पे ऊपर ऊपर कहीं, डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। बट अपन अगर डेंसिटी वाला आइडिया भी लगा लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। और सिर्फ आपने अगर ये भी पढ़ लिया ना एयर और ग्लास वाला, तो भी आपका काम चल जाएगा। अपने यहाँ पे ज्यादा कोई मीडियम नहीं आने वाले, हद से जाएगा एयर, ग्लास, वाटर, डायमंड, केरोसिन ऑयल, ये 3-4 मीडियम है बस। उसमें से भी टॉप मोस्ट फेवरेट है बस एयर, ग्लास, वाटर, बस। ठीक है, तो समझाना, सब कुछ समझाना मेरी ड्यूटी है, तो मैं सब समझा रहा हूँ आपको। बट उसके अंदर मैं आपको इजी वे भी बता रहा हूँ कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपको। ओके, अब अपन करते हैं जो भी नेक्स्ट हेडिंग थी, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह के हैं हमारे पास। एक ही पेज बना लेना इसी तरह से, दो तरह के हैं। पहला कौन सा है, शॉर्टकट में लिखवा देता हूं मैं, रेयर टू डेंसर, माने कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम
टू डेंसर मीडियम। और जो सेकंड है हमारे पास डेंसर टू रेयर, माने कि when light travels from denser medium to rarer medium। बनाओ इसको और फिर आप ये बनाओ एक इंटरफेस, इधर भी एक इंटरफेस, इधर कौन सा मीडियम है, रेयर। फॉर एन एग्जांपल आप मान सकते हो एयर। इधर कौन सा मीडियम है, नीचे डेंसर। फॉर एन एग्जांपल आप मान सकते हो ग्लास, ठीक है। और यहां पे ऊपर है डेंसर, फॉर एन एग्जांपल ग्लास, और नीचे मान सकते हो, मान कह सकते हो नीचे है तो रेयर ही, और मान सकते हो एयर, ठीक है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, जो आपको मन करे वो ले सकते हैं, बट मैं ये ले रहा हूँ। आप चाहो तो डेंसर के अंदर एयर से तो देखो हर कोई ये डेंसर होगा। एयर से आप डेंसर लेना चाहते हो तो ग्लास ले लो, वाटर ले लो, डायमंड ले लो, टर्पेंटाइन ऑयल ले लो, केरोसिन ले लो, कुछ भी ले लो, सारा का सारा एयर से तो डेंसर ही आएगा, ओके। और ग्लास से रेयर लेना चाहते हो तो एयर भी आ सकती है, वाटर भी आ सकता है। देयर आर टू मेनी केसेस। लो जी, अब चलते हैं अपने, अगर लाइट रे इस पे आ रही हो, ध्यान देना ओब्लिक, इस वर्ड को भी हम डिस्क्लोज करेंगे, वो अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है। अगर एक ओब्लिक लाइट, तिरछी लाइट इस पे आ रही हो तो बनाना इसको स्केल से, तो ये इस रास्ते पे जानी चाहिए थी अगर सब कुछ सही रहता तो, बट ऐसा हो ना सका, है ना, नहीं हुआ ना ऐसा। तो ऐसा तो हो ही जाता तो फिर रिफ्लेक्शन का आएगा। यहाँ पे अपन एक नॉर्मल बना लेते, दिस इज नॉर्मल, एंड अब तो अपने काफी बारी पढ़ चुके हैं, सो इट इज क्वाइट नॉर्मल फॉर अस। और ये जो नॉर्मल है इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है हमारा, ये इंसिडेंट रे है हमारी, ये सारा काम को पता है। अब ये जो लाइट रे है, इस लाइट रे का रास्ता बदलेगा, ये तो पक्की बात है, बट जब इसका पाथ चेंज होगा तो हमारे पास टू ऑप्शन रहते हैं, इस तरफ या उस तरफ, इस तरफ या उस तरफ। मीनिंग क्या हुआ इसका, अगर मैं ऑप्शन बोलूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि अपने पाथ से टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ, या नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कौन सा पाथ यहाँ पे सिलेक्ट होगा वो अपने को देखना पड़ेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। और अपन ने वैसे डिस्कस किया था ये कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है या टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है, बताओ, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा या टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। अगर नहीं भी अपन ने कल वाली क्लास लगा रखी, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाई थी और फिर भी समझ में नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने कहा था जनरली आप अपने दिमाग से सोचो, जो भी आपको एग्जांपल दिया था कि एक खाली रोड से पानी भरे वाली रोड में आप चले जाओ तो आपका मोशन कैसा हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड सा मोशन हो जाएगा या एकदम रिलैक्स्ड मोशन हो जाएगा? तो आंसर इज रिस्ट्रिक्टेड सा मोशन हो जाएगा। और ये देखो रेयर से डेंसर वाला है, बस इसकी एक ही ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है कि रेयर से डेंसर, इट मींस आपको दिमाग में इसको कैसे फीड करना है, दिमाग में आपको ऐसा फीड करना है कि आप खुले एरिया से किसी कंजेस्टेड वाले एरिया में जा रहे हो, किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हो। तो जब आप किसी ओपन एरिया से किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हो तो आपका मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ना कि रिलैक्स्ड। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है और ये वाला मोशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है, तो रिस्ट्रिक्टेड वाला ही यहाँ पर सही होगा। और इस तरह से अगर आप याद करते हो तो चाह के भी नहीं भूल सकते आप इसको, ये यहाँ बैंड करते टूवर्ड्स द नॉर्थ, है ना। अब मेरे पास तो जगह खत्म होगी, बट इसके नीचे आप लिखेंगे व्हाट यू हैव टू राइट, मैं ऊपर लिख देता हूँ दैट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वो आप इसके नीचे लिखना है यहाँ पे, द लाइट रे will bend towards the normal, and the golden words of this line
मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब इस वाले केस को करने में हमें काफी आसानी हो जाएगी। अगर इस तरफ भी कोई ओब्लिक लाइन आए, अगर एक ओब्लिक लाइन आती है तो अपने को पता है कि यहाँ पे अपने नॉर्मल बना सकते हैं इजीली, बना लिया, दिस इज नॉर्मल। अब इसका जो पाथ है, इसका पाथ ऐसा ही रहना चाहिए था अगर सब कुछ सेम रहता तो, सब कुछ सही रहता तो, बट अगेन ऐसा तो हो नहीं इसका। इट मीन्स यहाँ पर भी दो ऑप्शन है कि या तो ये अवे और या फिर ये टूवर्ड्स। और देखो ये वाला करवाने के बाद इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, और इसका तो आंसर पता लग ही गया होगा। बट आपको दिमाग में कैसा बिठाना है, उसी तरीके से बिठाना है कि जैसे आपको कोई कहेगा ना डेंसर से रेयर, तो आपके माइंड में डेंसर से रेयर नहीं सोचना, आपने उसके साथ में क्या सोचना है कि डेंसर से रेयर इसका मतलब अच्छा भीड़ भाड़ वाले एरिया से किसी ओपन एरिया में जा रहे हो, तो आपका मोशन कैसा हो जाएगा, रिलैक्स्ड, आराम से चलोगे आप, है ना, रिलैक्स्ड मोशन हो जाएगा। और अगर रिलैक्स्ड मोशन हो जाएगा तो फिर आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हो, ये वाला। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने वाला कोई काम नहीं है 10th क्लास के अंदर, समझो बढ़िया से और काम कर दो बस। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इसके अंदर आप लिखोगे द लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे लिखोगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जस्ट जो वर्ड्स चेंज करने हैं वो लिख रहा हूं मैं, बाकी लाइन सेम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यही गोल्डन वर्ड्स हैं, जो भी गोल्डन वर्ड्स हो किसी लाइन के उसको अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक है, तो ये हमारे पास टू केसेस, टू टाइप्स हो गए, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है या जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है। ठीक है, बनाओ इसको और ऐसा करो, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है, उसके आईडी पे दोबारा ज्वाइन करो अभी मैं। यस सर। ओके, अपन ये बात कर रहे थे कि आपको दो केसेस लिखवा दिए गए हैं, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तब उसके साथ क्या होता है, डेंसर से रेयर में आती है तब उसके साथ क्या होता है। उसका एक एक एग्जांपल अपन ने देख लिया। व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेयर टू डेंसर। व्हेन इट एग्जिट्स, आप कह सकते हो कि लाइक अगर कोई ग्लास लैब होगी उसके अंदर जब एंटर हुआ तो ये रेयर से डेंसर वाला केस हो जाएगा, और जब एग्जिट करेगा तब ये डेंसर से रेयर वाला केस हो जाएगा। और एक्चुअली में ये केस अपन ने करना भी है ना, आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने ये वाला केस करते हुए मिलेंगे आपको। अब इसके अंदर क्या है, आपने डायग्राम बना लिया होगा और डायग्राम के नीचे आपने लाइन लिखी है जो मैंने इस डायग्राम के ऊपर लिखी हुई है, मैं यहाँ से डायग्राम बता रहा हूँ। अब इस लाइन के नीचे आपको रीजन भी लिखना है, ऐसा क्यों हुआ होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल का क्या रीजन है, टूवर्ड्स द नॉर्मल का क्या रीजन है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल का क्या रीजन है। तो रीजन ये है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है ना तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बस ये आपको लिखना है, बिकॉज the speed of light decreases, the speed of light decreases when it enters denser medium। ठीक है, तो बस इसमें जो गोल्डन वर्ड है वो क्या है, डिक्रीजेस, दिस इज द गोल्डन वर्ड। आप सेम यहाँ पे लिखना है, बस डिक्रीजेस वर्ड की जगह आपने लिख देना है इंक्रीजेस, और डेंसर मीडियम की जगह आपने लिख देना है रेयर मीडियम। लिखो फटाफट, ये दोनों चीजें आप लिखें। जब ये डेंसर में जाता है तो स्पीड कम कर लेता है या हो जाती है, और इस केस में अगर रेयर में आता है तो स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। Write it down and give me yes. Yes, sir. Fast. यस सर। इससे तो प्रॉपर क्लासरूम वाली फील आ रही है। हाँ, सामने बैठेंगे बस, मिस्टर इंडिया वाला बैंड साथ बांध के बैठे तुम लोग, दिख नहीं रहे।
ये वैसे कैमरा को देखना पड़ रहा है। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया, रिफ्लेक्शन सीख लिया, रिफ्लेक्शन का रीजन सीख लिया, रिफ्लेक्शन के असली जिंदगी के अंदर असल जिंदगी के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल है वो अपन ने सीख लिए, है ना। फिर रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है वो अपन ने सीख लिया, वो जो 2 तरह का है उसमें होता क्या है वो सीख लिया, और वो जो होता है वो होता क्यों है ये भी अपन लोगों ने सीख लिया। अभी एक चीज से अपने को डिस्कशन करना बाकी है, या एक चीज को डिस्क्लोज करना बाकी है। वो जो ऑब्लिक वर्ड लिखा हुआ है वहां पे अगर ऑब्लिक वर्ड नहीं हो तो उस डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? तो वो अपने को पता चलेगा जो अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले ये करना पड़ेगा, फिर अपन वो चीज डिस्कस करेंगे कि व्हाई दैट ऑब्लिक वर्ड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आए थे वैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने क्या किया था, एक डायग्राम बनाया था, 2 लैंग्वेज लिखी थी, उसके अंदर से एक जो पॉइंट था वो एक फॉर्मूला था अपने आप में जो कि काम की चीज थी, और दूसरी जो लाइन थी वो जस्ट एक एवं लाइन थी। समझाया उसको भी था वैसे आपको मार्कर की हेल्प से कि एक ही प्लेन में होने का क्या मतलब है, बट इसका कोई खास यूज है नहीं, बस वो वहीं पे लिखने का काम आती है और कोई यूज नहीं है। तो इसके अंदर मेरे को क्या करना है, डायग्राम बनाना है और साथ में अपने को वो 2 लाइनें सीखनी है। कौन सी? लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखेंगे देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं, और कौन से होते हैं वो? नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 पे लिखेंगे अपन, लाइक डायग्राम आप कोई भी बना सकते हो जो आपने सीखा है ना, एक रेयर से डेंसर वाला सीखा है, एक डेंसर से रेयर वाला सीखा है, कोई भी एक डायग्राम आप बना सकते हो साइड में, कि सपोज मैंने ये कहा कि ये एयर है, मैंने ये कहा कि ये ग्लास है। देखो मेरा तो एक पर्सनल फेवरेट है तो मैं ये एयर से ग्लास वाला ही बनाऊंगा, आपका जो फेवरेट हो वो गुलाम बनेगा। ये लाइट रे यहाँ से आई, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, बट ये जाएगी नहीं ऐसे, ग्लास है ना तो ये बेंड हो जाएगी इस तरह। ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बस एक ही फर्क है, रिफ्लेक्शन कह रहे थे वहां पे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। ओके, ये वाला नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। ये डायग्राम थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना, बट यू नो जैसा आपने बनाया ना वैसा कोई सा डायग्राम बना लेना। जो फर्स्ट लॉ है वो स्टेटमेंट में अपन कह देते हैं, जो मैंने वहां स्टेटमेंट लिखी थी क्या कहा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये कहा था। तो वैसे यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे अपन कहेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, बस और कोई फर्क नहीं आएगा। इंसिडेंट रे, refracted ray and normal, all lie in the same plane. All lie फिर सेम रिफ्लेक्शन का लो है ना, सेम रिफ्लेक्शन का लो है, वहां पे इधर फर्क था, वहां पे यहाँ फर्क था, यहाँ पे अपन रिफ्लेक्टेड रे लिखते थे, आज अपने रिफ्रैक्टेड रे लिख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड नहीं लिख रहे बस। बाकी डिटो कॉपी पेस्ट किया अपन ने, थोड़ी सी एडिटिंग कर दी, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये जो लॉ है ये बन गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के 2 लॉज में से 1 लॉ बन गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। अच्छा, इसका मीनिंग क्या था ये मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं। इसका मीनिंग था आपके पास कि भाई ये जो 3 लाइन है, ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब कि आप सोचो कि एक शीट आपके हाथ में, तो वो एक शीट आप इन तीनों में से एक साथ पास करवा सकते हो। इसका क्या मीनिंग है देखो, लाइक अगर ये 3 पेन्स है,
डिफरेंट डिफरेंट कलर के 3 पेन्स है। अभी ये जो तीनों पेन है ना, ये एक ही प्लेन के अंदर है। ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको? यस, अब सही दिख रहा है। ये जो तीनों पेन है ना, अभी ये एक ही प्लेन में, देखो मैं एक साथ टच कर सकता हूँ तीनों को, ये तीनों एक साथ देखते हुए दिखेंगे। ये तीनों जो है वो एक साथ टच हो रहे हैं। बट अगर इस तरह का कुछ ओरिएंटेशन हो, ऐसा कुछ, आप ध्यान से देखो, ऐसा ओरिएंटेशन है, तो इसको जब 3D में देखोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा ऐसा। तो अब ये तीनों जो है ये एक प्लेन में नहीं है। इसको अगर मुझे बोर्ड पे ड्रॉ करना हो तो बोर्ड पे तो मैं अगर बनाऊंगा तो ये मैं 3D डायग्राम बोर्ड पे बना ही नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड मेरा खुद 2D है। तो 2D बोर्ड पे मैं 3D डायग्राम बना ही नहीं सकता। बट आप इसको देख रहे हो ना, तो ये आपको दिख रहा है कि ये तीनों अलग अलग प्लेन में है। अगर मैं इन दोनों को एक प्लेन में लूं, समझो इन दोनों को एक प्लेन में लूं, तो ब्लू वाला पेन बाहर छूट गया। इन दोनों को एक प्लेन में लूं, इन दोनों को, तो ये ऑरेंज वाला बाहर छूट गया। तो इसको कहते हैं एक प्लेन में होना। हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बट अगर आपको समझना हो, मीन्स आपके पास कोई भी ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए कि जो आपने सिर्फ लिखी है और आपको समझ में नहीं आ रखी, कि आपसे कोई पूछे कि इसका मीनिंग क्या है तो आप कहोगे नहीं हमें तो सिर्फ लिखवाई, हमें कौन सा समझाइए, मुझे क्या पता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझते तो आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा तो वहां पे लाइन लिख कर आनी है, इसकी लिमिट इतनी तक ही है, वो कहीं कोई यूज नहीं है इस लाइन का। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा तो उसमें बस रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड लिख करके वहां लिख के आनी है, इसके अलावा कोई यूज नहीं है इसका, कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, बस इतना सा काम है। अब उसके बाद में सेकंड लॉ लिखते हैं। अब सेकंड लॉ के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। सेकंड लॉ जो है वो अपने आप में एक लॉ है, मैंने उसका नाम ही लॉ है, उसका नाम है स्नेल्स लॉ। अब स्नेल कौन है? स्नेल है एक फिजिसिस्ट का नाम जिसने ये लॉ दिया था। तो स्नेल का लॉ बनेगी अगर अपन ने ये लॉ दिया होता। वैसे तो सिंपल सी बात है, मैं होता उस टाइम तो मैं ही दे देना वाला लॉ, और अगर मैंने दिया होता तो ये अक्षर लॉ होता। बट ऐसा नहीं है, अब मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ। स्नेल पढ़ा रहा होता तो अक्षर लॉ होता, बट अक्षर पढ़ा रहा है तो स्नेल्स लॉ है ये। और अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। इन द टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में तो इसको लिख के आना ही आना है। अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ गए तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या क्या लिख के आना है, एक पहले वाला लाइन और एक ये वाला लॉ। अकेला स्नेल्स लॉ भी आता है, बहुत बारी आता है, तो इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसके आगे, बहुत बारी आता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। इसको आपको लिखना नहीं है, अभी पहले समझना है। ये लॉ सिर्फ इतना बताता है, ये कहता है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बताता है बस ये। अब इसको अगर सिर्फ लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको समझें तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहली तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये क्या है, ये सीनी या सीनर ऐसा कुछ है क्या। तो इसके लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ होना चाहिए। क्या आपकी मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर हुआ है? क्या आपके मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर हुआ है? No, sir. यस सर। हो सर गया? स्कूल में जाता है। स्कूल में नहीं हुआ? स्कूल में नहीं हुआ सर, मैंने कर लिया बोली। अच्छा, किस किस का हो गया जरा मुझे चैट में लिख के बताना, यस या नो। स्कूल में हो रहा है? ओके, नहीं हुआ, नहीं हुआ, स्कूल में नहीं हुआ, मतलब आपने कर लिया, ट्यूशन में कर लिया। चलो, मिक्स्ड सा रिव्यू है। तो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या मतलब है? साइन जो है वो एक रेशो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है। आपके मैथ्स के अंदर ज्यादा एफर्ट लगाएंगे मैथ्स वाले टीचर, मैं क्यों लगा रहा हूँ, मैं तो साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल आएगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपके पास कुछ एक प्रॉपर्टी आती है, लाइक एक राइट एंगल ट्रायंगल के नाम पे पाइथागोरस अंकल फेमस है। वो हमें एक तरीका बता के गए थे, वो हमें एक तरीका बता के गए थे कि जिससे अगर आपके पास दो साइड हो तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो, है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एच है, ये वाला बी होता है और ये वाला पी होता है ना। तो
तो ये बताया था उन्होंने, और जिसकी हेल्प से आपने कई सारे क्वेश्चन किए भी हैं। वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक और लॉ भी आएगा, या आ चुका है इस ईयर, अब आपके पास आया है नहीं आया तो वो एक अलग चीज है। अगर पाइथागोरस को कहो कि भाई मैं तो ना एक ही साइड बताऊंगा, दूसरी साइड मुझे नहीं पता, तो क्या बाकी दो साइड पता करके बता सकता है? नहीं, तो पाइथागोरस मना कर देगा, नहीं मेरे बस की बात नहीं है। पाइथागोरस को दो साइड चाहिए तभी वो तीसरी साइड बता सकता है। बट ट्रिग्नोमेट्री सीखने के बाद आपके पास क्या फायदा है? ट्रिग्नोमेट्री सीखने के बाद ये फायदा है कि आपके पास अगर एक साइड हो, लाइक सिर्फ ये वाली साइड भी है ना, तो आप ये दोनों साइड बता सकते हो इससे। पाइथागोरस यहाँ पे फेल हो जाता है। बट ट्रिग्नोमेट्री में एक साइड के अलावा, माने कि यही चाहिए कि क्या नहीं, ये हो या ये हो या ये हो, कोई भी एक साइड बता दो, बाकी दोनों साइड को निकाल देगा। बट एक एंगल भी पता होना चाहिए। देखो 3 एंगल में से एक एंगल तो ऑलरेडी पता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक एंगल और पता होना चाहिए, लाइक ये। वहीं पे आप ये थीटा से मिलोगे, जो मैंने आपको कहा था कि थीटा, जब रूल सिखाए थे, लॉज ऑफ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो अगर आप इस एंगल को जानते हो तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस और परपेंडिकुलर फिक्स हो जाता है कि इसको बेस कहें, इसको परपेंडिकुलर कहें। पाइथागोरस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे क्या होता है कि 90 के सामने वाले को फिक्स हो गया, इसको हाइपोटेन्यूज ही कहना है, इस एंगल के साथ वाले को बेस कहना है, और इस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहना है। पाइथागोरस फॉर्मूला तो आज भी यही है कि h² b² + p², पर यहाँ पे कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ जाते हैं, एक रेशो को कहते हैं साइन थीटा। पूरा नाम होता है इसका साइन रेशो, बट इसका जो रिप्रेजेंटेशन वाला तरीका है उसको लिखते हैं साइन थीटा। एक होता है कोस थीटा, पूरा नाम है इसका कोसाइन। एक होता है टेंजेंट, और लिखने का तरीका है इसका tan थीटा। TAN। और ये सब के सब रेशो है, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसा कुछ है। बट किसका रेशो किसके साथ है? इन साइड्स का रेशो है, कभी इसको ऊपर कभी इसको नीचे, कभी इसको ऊपर कभी इसको नीचे, कभी इसको ऊपर कभी इसको नीचे, ऐसा रेशो है ये, ठीक है। तो कैसा होता है रेशो? इस तरह का रेशो। पहला होता है p/h, दूसरा होता है b/h, और तीसरा होता है p/b। और मैंने लिखा भी उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में अगर आपको सिखाया जाएगा तो ऐसा ही सिखाया जाएगा, कि ट्रिक से सिखाया जाएगा याद रखने की। क्योंकि ये देखो ये तरीका है, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा। मैंने कैसे लिखा था इसको पहले से, मैंने लिखा p लिखा h इसको याद रखने की अलग अलग से ट्रिक्स होती है सभी टीचर्स की। अब आपके टीचर कौन से ट्रिक सिखाते हैं वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है, बट मेरे टीचर ने जो ट्रिक सिखाई थी वो ये थी, अब मोस्टली यही चलती है। वो एक लाइन सिखाते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब कौन है पंडित मुझे नहीं पता, वो क्यों बोले मुझे भी नहीं पता, बट ये लाइन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसा अगर आपने याद कर लिया तो आपके जो कर्म है वो अच्छे हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन कोस और टैन में, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे लिखा तो आपको रेशियो पता चल जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे यू कि साइन थीटा आपको थोड़ा बहुत पता लगे कि हाँ साइन थीटा नाम की कोई चीज है, 10th क्लास के लेवल की ही चीज है। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? किसी एक साइड का किसी दूसरी साइड से रेशो। इसका मतलब कोई एक नंबर डिवाइडेड बाय कोई दूसरा नंबर, तो अल्टीमेटली आएगा क्या? कुछ तीसरा नंबर। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? कोई एक नंबर, एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो स्नेल ने क्या कहा, इस लोगों को अपने लिखेंगे अब कल, ठीक है। मैंने आपको आज साइन टैन कोस बता दिया, ये आपको लिखना नहीं कहेंगे, बताया भी नहीं, बस हल्का सा थोड़ा टीज करके छोड़ दिया, टीजर सा दे दिया, बताया नहीं अभी, क्योंकि फिर मेरे पास थोड़ी मैथ्स की फीस आएगी, मैं क्या बताऊं। तो ये साइन थीटा ओवर कोस थीटा, या इसकी लैंग्वेज में कहेंगे उसने क्या कहा, साइन आई ओवर कोस, नहीं सॉरी साइन ही लिखना था, साइन आई ओवर साइन आर, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कोस। अभी इनिशियल लेवल पे मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ कि ये एक कोई कांस्टेंट नंबर होगा, ये भी कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो दोनों कांस्टेंट नंबर को डिवाइड करोगे तो सामने क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो ये उसने स्नेल ने बताया, ठीक है। अभी आपने नोटबुक में इतनी हेडिंग लिखनी है, उसके बाद से अपन करेंगे, लिखेंगे बढ़िया तरीके से, वो लिखेंगे कल।
ठीक है, सो गुड बाय, हैव अ गुड डे, Bye, sir. बाय बाय।